आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जिनके गार्जियन जो है वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में या किसी सरकारी दफ्तर में काम करते होंगे और उनका जो वर्किंग आवर है वो है 8 आवर्स। 8 घंटे काम करते हैं और वो आते हैं फिर वापस घर। बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे जिनके आसपास हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्टेट कंट्रोल्ड हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे दवाइयाँ बहुत ही चीप रेट में मिलती है और जहाँ ट्रीटमेंट लगभग फ्री होता है। बहुत सारे आप में से ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, स्टेट कंट्रोल्ड स्कूल और स्टेट ओन्ड स्कूल में पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है जिसमें एजुकेशन लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। तो इन सारे चीज़ें अगर अब एक इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये सारा चीज़ प्राइवेट होता, हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट होता, स्कूल्स भी प्राइवेट होता, तो आप समझ रहे हैं कि जो लोअर क्लास है, जो नीचे के क्लास है, उनके लिए कितनी दिक्कतें आती, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते। जी हाँ, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो क्लास 9 का चैप्टर 2 है। और देखेंगे कि ये दुनिया को क्या दिया है। ठीक है, ये जितने भी बातें मैंने की, जो हॉस्पिटल्स, स्टेट ओन्ड स्कूल्स, स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स, 8 आवर्स वर्क्स, तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इनके पीछे बहुत सारे थिंकर्स जो है इसको सोचा और दुनिया में ये कायम किया। अगर वो नहीं होता तो जो स्टेट होता वो कैपिटलिस्ट स्टेट होता, और उस कैपिटलिस्ट स्टेट में कुछ लोग बड़े आदमी होते, रिच होते, और सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को वही कंट्रोल करते। तो सोशलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। द एज ऑफ सोशल चेंज। देखो, सैकड़ों सालों से ऐसा सिस्टम था कि सोसाइटी जिस तरह से स्ट्रक्चर थी, आपको याद होगा फ्रेंच सोसाइटी जो है तीन तीन एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। सबसे टॉप में क्लर्जी आता था, फिर नोबेलिटी, और तीसरा स्टेट में थर्ड स्टेट के लोग, जहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी थे और बहुत सारे गरीब लोग भी थे। लगभग 90% पीपल इस थर्ड स्टेट में आते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद एक पॉसिबिलिटी आया कि जिस तरह से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होती है, ये पुराना स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, जिस तरह से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होती है उसको चेंज किया जा सकता है। ये फिलोसोफर सोचे, ये थिंकर्स जो थे, पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे, वो सोचे कि हाँ, सोसाइटी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है उसको चेंज किया जा सकता है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा गया। ओके, नाउ अब हम तीन आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह के लोग आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि इन तीनों में शार्प डिफरेंसेस है, कुछ कुछ लोगों में इनका कैरेक्टरिस्टिक, लिबरल कैरेक्टरिस्टिक और कंजर्वेटिव कैरेक्टरिस्टिक दोनों दिखते हैं। कुछ कुछ लोगों में कंजर्वेटिव और रेडिकल ये दोनों दिखते हैं। तो इनका जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम जानेंगे। सो लिबरल्स जो है, उन लोगों को बोला जाता था लिबरल्स। बेसिकली अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को रेफरेंस के तौर पर ले तो लिबरल्स जो थे वो मिडिल क्लास लोग थे, जो एलिट लोग थे, जिन्होंने अपना पैसा ओवरसी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग से कमाया था। लिबरल्स जो है एक ऐसा नेशन चाहते थे जो हर रिलीजन को टॉलरेट करेगा, मतलब स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, सारा रिलीजन बराबर होगा, तो इनको सेकुलर भी बोला जा सकता है। लिबरल्स डायनेस्टिक रूलर पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पसंद करते थे, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पसंद करते थे, जैसे आज हम लोग के पास है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये लिबरल थिंकर्स लोग ये सोचे थे, तो इनको लिबरल्स बोला जाता था, जो इस तरह के गवर्नमेंट पे विश्वास रखते हैं। और अगर मान लीजिए कोई आदमी किंग वाले सिस्टम पे विश्वास रखते हैं कि हाँ, किंग वगैरह होना चाहिए, पहले राजा का शासन खत्म हो गया, ये बहुत बुरा हुआ, उनको होना चाहिए था, तो वो लोगों को हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कंजर्वेटिव है। तो लिबरल जो है डायनेस्टिक रूलर्स पसंद नहीं करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स। देखो, लिबरल जो वर्ड है ये खुद लिबर्टी से डिफाइन हुआ है, और लिबर्टी जो है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। सो लिबरल्स उन लोगों को बोला जाता है जो फ्रीडम पसंद करते हैं, जो किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस अपने लाइफ में पसंद नहीं करते, चाहे वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हो, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हो और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हो। वो चाहते हैं कि सोसाइटी उनके कामों में दखल अंदाजी ना करे। वो सोसाइटी को कुछ जब तक नहीं बिगाड़ते हैं, जब तक सोसाइटी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते हैं, तब तक सोसाइटी उनको अपना काम करने दे। पॉलिटिकल, जैसे गवर्नमेंट भी उनके काम में इंटरफेयर ना करे, ये उनका राइट हो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे उसके काम के लिए। ओके, सो अगर हम लोग इनके पॉइंट्स को देखें
तो ये पॉइंट्स आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, मैं इन पॉइंट्स को पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उसका कोर थीम है उसको आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सो लिबरल्स वांटेड अ नेशन टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जो सब रिलीजन को टॉलरेट करेगा। लिबरल्स वो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। लिबरल्स डिडंट सपोर्ट फॉर विमेन सफरेज, लिबरल्स जो है ये नहीं चाहते थे कि विमेन को वोटिंग राइट मिले, क्योंकि विमेन जो है पब्लिक अफेयर्स के लिए नहीं है, वो बस हाउस होल्ड कामों के लिए है, ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद लिबरल्स जो है जो लैंड लेस लेबर्स है, जो वर्कर्स है, जो गरीब है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, ये इनका थॉट था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका थॉट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं, पूरे यूरोपियन सोसाइटी में इनका थॉट था, ठीक है। ये जो है भीड़ पसंद नहीं करते, मॉब द्वारा किया गया कोई भी एक्शन, ठीक है, भीड़ द्वारा किया गया कोई एक्शन पसंद नहीं करते। अब हम लोग आते हैं रेडिकल्स। सो रेडिकल्स जो है ये बोलते हैं, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को रेफरेंस ले तो ये बोलते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी हुआ, भीड़ जो भी की, चाहे वो बस्टील को तोड़ना, चाहे वो किंग को मारना, वो जस्टिफाइड है, ये सही हुआ, ऐसा होना चाहिए। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते थे, यानी कि वोटिंग राइट सबके पास होना चाहिए। जैसे लिबरल बोलते थे नहीं वोटिंग राइट कुछ लोगों के पास होना चाहिए, ये बोलते थे नहीं वोटिंग राइट सबके पास होना चाहिए। जो भी हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो ठीक हुआ, वायलेंस सही है। तो रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहां पर गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, ठीक है, ये ट्रू डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। उस समय के लिबरल्स जो थे, रेडिकल्स जो थे, वो ट्रू डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। सो अनलाइक लिबरल्स, लिबरल्स के अपोजिट ये जो है प्रिविलेजेस ऑफ बिग लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनको अपोज करते थे कि कुछ लोगों के पास इतने ज़्यादा पावर नहीं होने चाहिए, फैक्ट्री ओनर्स के पास और लैंड ओनर्स के पास इतने प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, बल्कि सारे लोग जो है इक्वल होने चाहिए। तो वो रेडिकल्स का थॉट था। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट ये नहीं चाहते थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो कुछ हाथों में जाए। जैसे आज हम लोग देखें तो बिल गेट्स बहुत ही अमीर आदमी है, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग बहुत ही अमीर आदमी है, इसी तरह से अंबानी ग्रुप बहुत ही अमीर आदमी है। तो इस तरह में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो पसंद नहीं करते थे रेडिकल्स। तो आज भी सोसाइटी में आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस सोसाइटी के सारे लोगों पर उसका राइट होना चाहिए, यानी कि जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस पर, उन रिसोर्सेस पर सारे लोगों का राइट होना चाहिए, बल्कि उनको लोगों के वेलफेयर के लिए लगाना चाहिए, उनके भलाई के लिए। अब आते हैं कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव जो है वो ना तो लिबरल्स के सपोर्ट में थे, ना ही रेडिकल्स के जैसे सोचते थे। ये विश्वास करते थे कि मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, इसको टाला नहीं जा सकता, मॉडर्नाइजेशन होना ही है, बट पास्ट जो है हमारा उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री को रेस्पेक्ट करते हैं, अगर हिस्टोरिकल वैल्यूज, हिस्टोरिकल कल्चरल वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये एक कंजर्वेटिव थॉट है। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ख़त्म नहीं होना चाहिए, इनका मानना था, जैसे मोनार्की, ठीक है, चर्च, सोशल ऑर्डर। तो बेसिकली जो राजा के सपोर्टर थे उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन में या यूरोप में, पूरे यूरोप में जो मोनार्की के सपोर्टर्स थे उनको बोला जाता था कंजर्वेटिव्स। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन के पीछे का कंडीशन जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन रहा कि लोगों को हथियार उठाने पड़ते हैं और लोग इतने ज़्यादा नंबर में प्रोटेस्ट करते हैं। तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था और सोशल चेंज भी आ रहा था। पहले सोसाइटी कैसी थी और उसकी इकोनॉमी कैसी थी? तो सोसाइटी जो है स्टेट्स में बटी हुई थी, आपको पता है पूरे यूरोप में। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, बट अभी तक पूरे यूरोप में कुछ चेंजेस आने बाकी थे। तो इन स्टेट्स में लोग डिफरेंट डिफरेंट रहते थे। अब क्या था कि इनमें ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट थे, ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते थे। अब जैसे इंडस्ट्रीज बनने लगी, तो लोग जो है इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ने लगे पूरे यूरोप में, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड था जो हम लोग अभी पढ़े, लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स, इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो ये इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी थी और सोसाइटी और इकोनॉमी चेंज होने लगी थी। इट वाज अ टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस, और यही वो समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो है
औरतें, बच्चे और जो आदमी हैं वो फैक्ट्रीज तक पहुंच गए काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे भी यूरोप का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सीवियर है, यानी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वो फेवरेबल उतना नहीं है, तो ये लोग फैक्ट्री में पहुंच गए काम करने के लिए। वर्किंग आवर्स बड़े ही लंबे लंबे होते थे और वेतन जो है बहुत कम होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बड़ा ही कॉमन था, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि वर्किंग आवर बहुत लंबा है, वेजेस बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ठीक है। और वो जिस तरह से रहते थे, वर्कर्स लोग जिस तरह से रहते थे, छोटे से स्लम में रहते थे, स्लम्स एरियाज में ज़्यादा रहते थे, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं थे। ये जितने भी पैसे होते थे ये फैक्ट्री ओनर्स उसको खाते थे, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, इसको हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। ऐसे सोसाइटी को कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोला जाता है। लिबरल्स और रेडिकल्स जो है वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे इन इश्यूज का। देखो कंजर्वेटिव को तो ढूंढना है नहीं, क्योंकि वो कुछ चेंज नहीं चाहते, सोशल ऑर्डर में और पॉलिटिकल ऑर्डर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं चाहते थे। तो रेडिकल्स और लिबरल्स जो है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लग गए कि इतने ज़्यादा फैक्ट्रियां बन रही है और इतने लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रेशियो, क्या रेशियो होगा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो है इन लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स के पीछे रैली करने लगे कि हाँ ये लोग कुछ चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में। अब आते हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। देखो सोशलिज्म जो है एक सेट ऑफ आइडियाज है जिसका सेंट्रल थीम ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर फैक्ट्रियां वगैरह ये प्राइवेट हाथों में रही तो फिर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होगा, लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, उनको ज़्यादा शोषण किया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा और उनका जो प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट कौन कमाता है, प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं और इनका प्रॉफिट वो कैपिटलिस्ट लोग खा जाएंगे। तो मिड 18th सेंचुरी में, यहाँ 18th नहीं लिखा हुआ है, मिड 18th सेंचुरी यूरोप जो है सोशलिज्म एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज बन चुका था दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, ठीक है। सोशलिज्म जो है बहुत ही एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज बन चुका था ऑलरेडी। यहाँ पर क्या था आप समझ सकते हैं, एक सोसाइटी जहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा होंगे और कैपिटलिस्ट कम होंगे, यानी कि जो मालिक होंगे फैक्ट्री मालिक वो कम होंगे और बहुत ज़्यादा आपका वर्कर्स होंगे। तो इन ज़्यादा वर्कर्स ये भी तो चाहते हैं कुछ चेंजेस आए हमारे लाइफ में, हमारे वर्किंग कंडीशन में, हमारे रहने के तरीके में, तो इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, ये नहीं चाहते कि सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। एंड सॉ इट एज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। उस समय का जितना भी सामाजिक बुराई था, ये सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को सारा सामाजिक बुराई का जड़ मानते थे। सम सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स। देखो कॉपरेटिव्स क्या होता है, मान लो कि एक फैक्ट्री है जहां पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो कॉपरेटिव्स मतलब इन जो मालिक होगा फैक्ट्री का वो ये सब लोग होंगे, ना कि कोई एक इंडिविजुअल, जबकि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे। तो जो भी प्रॉफिट होगा उस फैक्ट्री का, उन प्रॉफिट को इन सब लोगों में बांट दिया जाएगा, ये कॉपरेटिव का आइडिया है। तो कॉपरेटिव का जो आइडिया है इसको डिवाइस किया था रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, इंग्लैंड के एक मैन्युफैक्चरर थे। ये एक कॉपरेटिव कम्युनिटी भी बनाना चाहते थे यूएसए में। यूएसए का एक स्टेट है इंडियाना, और इंडियाना में एक जगह है न्यू हार्मोनी। न्यू हार्मोनी में ये जो है कुछ फैक्ट्री सेटअप किए और उनको इन लोगों को दे दिए, जो वर्कर्स है उन्हीं लोगों को दे दिए कि इसमें आप कमाओ, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरा नाम आता है कॉपरेटिव। कॉपरेटिव्स को जो सपोर्ट करने वाले दूसरे नाम आते हुए हैं लुइस ब्लैंक। तो लुइस ब्लैंक फ्रांस के थे। ये चाहते थे कि फ्रांस का जो गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट खुद इनकरेज करे कॉपरेटिव्स को, यानी कि जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज है, जो कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज है, जो इंडिविजुअल की फैक्ट्री है, उनको रिप्लेस कर दिया जाए और कॉपरेटिव्स फॉर्म कर दिया जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स। देखो पहले हम लोग पढ़े रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लैंक, उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे कार्ल मार्क्स और इसके एक एसोसिएट थे, इनके एक साथी थे, ठीक है, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल। शायद इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है बट आपको याद रखना है फ्रेडरिक एंजल को। सो इनका ये मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यानी कि उस समय का जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी था जहां पर इंडिविजुअल मालिक होते थे वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और ऐसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कैपिटलिस्ट लोग जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट, जो फैक्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजी जो इन्वेस्ट होता है, उसको वो मालिक, उनके वो मालिक होते हैं। और द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, और जो प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स प्रोड्यूस करता है, बट इसमें वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता है।
द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। मतलब ये जो कंडीशन है वर्कर्स का तब तक नहीं सुधर सकता। पूरे यूरोप का ये कंडीशन था, पूरे यूरोप में हाल बहुत खराब था वर्कर्स का। तो कंडीशन ऑफ वर्कर्स जो है तब तक इंप्रूव नहीं किया जा सकता जब तक जो है ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट अपने पास प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते रहेंगे। ये बोलते थे कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, वर्कर्स को जो है मिलके, सब वर्कर्स मिलके कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करे एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लाए, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करे। फिर क्या होगा, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल खत्म हो जाता है तो फिर जो फैक्ट्रियां होंगी वो पूरे सोसाइटी को बिलोंग करेगी, ना कि किसी एक आदमी को। फिर उस फैक्ट्री में जितना कमाया गया चीज है वो सोसाइटी के काम में लगेगी। ठीक है। सो मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टीज वेयर सोशली कंट्रोल्ड। मार्क्स ये विश्वास करते थे कि अगर वर्कर्स अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अगर अपने आप को फ्री करने के लिए, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से फ्री करने के लिए उनको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बिल्ड करना होगा। ठीक है, जो सोशली कंट्रोल्ड होगा, ना कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला जाएगा। तो मार्क्स ने 2 बुक्स लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। ठीक है, तो इन दोनों बुक में कम्युनिस्ट सोसाइटी का जिक्र किया है उन्होंने, और उनके जो सहयोगी थे, उनके जो एसोसिएट्स थे, वो थे फ्रेडरिक एंजल। कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। मतलब उस समय का जो कंडीशन था ना, ऐसा था कि वर्कर्स को बहुत ही कम राइट था, उनके वर्कर का वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था, लॉन्ग आवर्स थे, पुअर वेजेस थी। इन सब चीज़ों को देख के इन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि वर्कर्स जो है ओवरथ्रो कर देंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम को और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बिल्ड करेंगे। ये फ्यूचर का जो है एक नेचुरल सोसाइटी होगा, मतलब फ्यूचर में अपने आप ये बन जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें सुधरी, कुछ चीज़ें ठीक हुई, और इनके आइडियाज़ को कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करी। अब आते हैं हम लोग सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देखते हैं किस तरह से सोशलिज्म को सपोर्ट मिला। अब देखो, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक, फ्रेडरिक एंगल्स के जो सपोर्टर थे, उनका बात जिनको जिनको सही लगा वो सब एकजुट हुए। ठीक है, और इनके आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगे। इससे एक बड़ा चेंजेस आने वाला था। बाय द 1817 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। तो 1870s के आसपास जो है सोशलिस्ट आइडिया ज़्यादा फैला पूरे यूरोप में। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली सेकेंड इंटरनेशनल। देखो क्या था कि सोशलिस्ट अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि उनका जो प्रयास है एक ऐसा सोशलिस्ट सोसाइटी बिल्ड करने का जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसमें दुनिया के सारे सोशलिस्ट लोग आके जुड़ सकते थे। ठीक है, इनका नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल नाम दिया गया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन। और मार्क्स के आइडियाज़ को, फ्रेडरिक एंजल के आइडियाज़ को, रॉबर्ट ओवेन के आइडियाज़ को, लुइस ब्लैंक के आइडियाज़ को आदमी पढ़े, और पढ़ने के बाद जो है वो एसोसिएशन फॉर्म करने लगे ताकि इस सिस्टम के खिलाफ लड़ा जा सके। टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, by 1905 socialist and trade unionist formed a labor party in Britain. So socialist लोग जो थे, ये देख रहे हैं आप, ये वर्कर्स है, और वर्कर्स के जो लीडर हैं, और इन सारे वर्कर्स को, इनको हम सोशलिस्ट बोल सकते हैं। तो ये जो सोशलिस्ट है, ये क्या किए, ब्रिटेन के जो सोशलिस्ट थे, ब्रिटेन में जो वर्कर्स थे और वहाँ के जो लीडर्स थे इनके, तो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करा जिसका नाम था लेबर पार्टी। आपको याद रखना होगा ये सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में भी एक पार्टी। तो किस तरह से यूरोप में देखो फैल रहा है, किस तरह से यूरोप में इसको सपोर्ट मिल रहा है सोशलिज्म को। सो लेबर पार्टी फॉर्म किया फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। तो 1914 तक ऐसा था कि सोशलिस्ट लोग जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने सके, हालांकि ये वेल नोन बॉडी बन चुका था, पूरे यूरोप में फैल चुका था। ठीक है, अब आगे दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया और द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना हमें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रशिया जो है पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना, एक ऐसा स्टेट जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड था। ठीक है, आज आप देख रहे हैं जो भी चेंजेस आई है हमारे सोसाइटी में, जो भी हमें इतने रियायतें मिलती है, जैसे रेलवे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जो लोगों के वेलफेयर के लिए चलाई जाती है, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रॉफिट के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
और इसका पार्ट 2 आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।